So today we are going to start with our chapter which is the biology classification. तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या होता है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टाइप की कैटेगरीज के अंदर हम उसको रख देते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज। अब मैंने क्या बोला तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं जानती हूँ। देखो जैसे हम जैसे हम प्लांट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जितने भी प्लांट्स हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं, मतलब एक ही, तो जैसे हरी पत्तियाँ हो गई, ये सब उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो सेम होती हैं। पत्तियाँ तो होती है सभी के अंदर, ठीक है। तो हम उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है वो प्लांट की कैटेगरी में आएगा और हम उसको किंगडम प्लांटे के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और जितनी जितनी वो सिमिलैरिटी शो करते जाते हैं उतने उतने हम उसे उसी ग्रुप के अंदर रखते जाते हैं एंड देन उसके बाद स्पीसीज जो है वो डिसाइड होती है। फिर हम उसे स्पीसीज का नाम दे देते हैं। जैसे कि नीम का पेड़ होता है, नीम जो होता है, अब वो प्लांट तो है ही, ठीक है, प्लांट की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो उसके बाद हम जैसे जैसे वो सिमिलैरिटी शो करते जाएंगे नीम की स्पीसीज़ की, हम उतने ग्रुप तक उसको डिवाइड करते जाएंगे एंड देन वो एक नीम की स्पीसीज़ बन जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्लासिफिकेशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी देखा था, अब हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी देखते हैं हमारी क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, किसको हम जानते हैं, किसी किसी को हम नहीं जानते। तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा इसका पॉइंट है कि हम, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को अच्छे से स्टडी कर पाए और उनको समझ पाएँ, ठीक है। और जिससे कि हम अलग अलग ग्रुप के अंदर उसको अच्छे से डिवाइड कर पाएँ। तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बस वो दो किंगडम में थे, दो किंगडम के अंदर डिवाइडेड थे, प्लांटे के अंदर और एनिमलिया के अंदर। ओके, प्लांटे जो होता है उसे हम प्लांट्स बोलते हैं और एनिमलिया जो होते हैं उसे हम एनिमल्स बोलते हैं। लेकिन ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। कैसे कर रहा था क्रिएट? क्योंकि देखो हमारे जो कुछ साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने जिन्होंने टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया था, कैरलस लिनियस ने, उन्होंने ना प्लांट के अंदर फंजाई को भी रख दिया था। अब देखो प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है एंड फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, जैसे कि आप सबको पता है। लेकिन लेकिन जो फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, लेकिन जो प्लांटे है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्या करा कि प्लांटे के अंदर ही उन्होंने फंजाई को भी रख दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो। तो इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने 3 किंगडम और 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसे देखते गए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। टोटल ने क्लासिफिकेशन दी थी और उन्होंने एनिमल्स को एकदम बेसिक वे के अंदर उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। उन्होंने सिर्फ सिंपल कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे कि हैबिटेट और ब्लड। हैबिटेट का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका मतलब जैसे इलाका, जैसे हम बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, जैसे कि टेम्परेट रीजन में अलग लोग रहते हैं, ट्रॉपिकल में अलग रहते हैं, तो वैसे ही हैबिटेट होता है। हैबिटेट जैसे कि टाइगर है, वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है, तो वो उसका हैबिटेट है। और ब्लड के बेसिस पे भी उन्होंने क्लासीफाई करा था। अब देखते हैं ये हैबिटेट और ब्लड जो होते हैं, क्या ये काफ़ी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए? तो उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था। हम ब्लड की बात कर रहे हैं कि जिनके पास रेड ब्लड होता है और जिनके पास नहीं होता। और जिनके पास रेड ब्लड होता है उनको हम एनाइमा बोलते हैं, और जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता उनको हम एनाइमा बोलते हैं। सिंपल से बोला जाए तो रेड ब्लड वो होगा जिनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, और जिनके पास हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा उसे हम एनाइमा बोलेंगे। ओके, अब इनाइमा के एग्जाम्पल देखो जिनके पास रेड ब्लड होता है, जैसे कि फिश, ह्यूमन, बर्ड्स, ये सब क्या है? हमारे वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास वर्टिबल कॉलम जो होती है वो प्रेजेंट होती है। वहीं पे हम एनाइमा की बात करें तो उनके पास वर्टिबल कॉलम जो होती है वो अब्सेंट होती है और इनके पास रेड ब्लड नहीं होता, मतलब कि हीमोग्लोबिन नहीं होता इनके पास। जैसे कि इंसेक्ट या फिर बॉम्ब, अगर तुमने कॉकरोच को मारा होगा कभी तो फिर उसके अंदर रेड ब्लड तो नहीं निकलता ना, उनके अंदर हमेशा वाइट कलर का ब्लड निकलता है, मतलब वाइट 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 सा फ्लूइड निकलता है बोला जाए तो वो हम लिम्फ बोलते हैं, हेमोलिम्फ। ओके, इनका जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था लेकिन साइंटिफिक नहीं था, तो इस वजह से इसको हम रिजेक्ट करते हैं, राइट। तो इसलिए ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि साइंटिफिक लेवल पे तो नहीं था ना, तो इसलिए हम आगे चलते। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को भी उनके साइज के बेस पर उन्होंने क्लासीफाई करा था।
ठीक है। प्लांट को उन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा था। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब्स की। हर्ब्स वो होते हैं जिनके पास ग्लैब्रस स्टेम होती है। ग्लैब्रस बोले तो एकदम स्मूथ और सॉफ्ट स्टेम होती है। ये छोटे होते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, मिंट हो गया, ठीक है। मिंट मतलब पुदीना, ओके। और दूसरा हमारा श्रब। श्रब जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है ना वो वुडी वुडी से होती है, मतलब जिन्हें हम झाड़ियाँ बोलते हैं, जैसे कि रोज हो गया और हिबिस्कस हो गया। हिबिस्कस और रोज जो होता है वो किस में उगता है? श्रब के अंदर उगता है, ओके। इनकी वुडी स्टेम होती है, जैसे कि तुमने कभी देखा होगा तो। और थर्ड हमारी कैटेगरी है ट्रीज की। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनकी वुडी स्टेम होती है, बहुत ज़्यादा वुडी स्टेम होती है इनकी, जैसे कि मैंगो या फिर नीम। ये मैटर जो था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था और ये एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर था। अब हम ट्री की बात करते हैं। देखिए ट्री ये है ट्री, इसकी वुडी स्टेम है, ये हमारी वुडी स्टेम है। ओ गॉड, ये लिखा नहीं जा रहा है, सो आप समझ जाना। और ये है हमारा श्रब। श्रब देखो यहाँ, ये हमारा झाड़ी की तरह दिख रहा होगा। और अगर हम हब की बात करें तो हमारे घर में भी ये गमले टाइप में उगता है, ठीक है। ये हमारा हर्ब है। आगे चलते हैं। तो लीनियस ने हमारे को टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन लेटर Carolus Linnaeus introduced our two kingdom system, planting and animalia. लिमिटेशन क्या क्या थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की? क्योंकि उन्होंने यार देखो, किसी किसी ऑर्गेनिज्म को उन्होंने ऐसे ही उनके करेक्टर्स के बेस पर उन्होंने रख दिया था। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि प्लांट को उन्होंने ना, मतलब जो फंजाई था उन्होंने उसको प्लांट के ग्रुप के अंदर रख दिया था, जबकि वो प्लांट नहीं था, वो अलग ही टाइप का था। ना तो वो प्लांट की तरह दिख रहा था, ना तो एनिमल की तरह। तो इसलिए उनको अलग ग्रुप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, यूग्लिना जो है उन्होंने वो उन्होंने एनिमल के अंदर रख दिया था, क्योंकि वो एकदम ज़्यादातर एनिमल की करैक्टरिस्टिक्स शो कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो वो एनिमल की तरह था पूरा, ना तो प्लांट की तरह था पूरा, वो बीच की कैटेगरी में आ रहा था। फंजाई नॉट ग्रीन लाइक प्लांट्स, बिल्कुल ग्रीन नहीं होता प्लांट की तरह। और बैक्टीरिया के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, जब तो उन्होंने भाई उनको बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर क्यों रख दिया ये भी वो नहीं बता पाए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने ऐसे ही रख दिया, नॉट फुली प्लांट और एनिमल। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया यूग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उन्होंने उसको किस में रख दिया? प्लांट के अंदर रख दिया। प्लांट या एनिमल पता नहीं किस में रखा था। चलो देखते हैं, अब आगे चलते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि टू किंगडम सिस्टम इनफ नहीं है, ओके। तो इसलिए हमारी डेवलपमेंट हुई नए नए क्लासिफिकेशन की, एक एडवांस्ड क्लासिफिकेशन की। साइंटिस्ट डेवलप न्यू सिस्टम यूजिंग द सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उन्होंने ना क्या करा, उसके बाद एक ऐसे वो हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक एडवांस क्लासिफिकेशन दी, जो कि हमारा अच्छे से सब कुछ, मतलब अच्छे से ग्रुप कर पा रहे थे वो, उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखकर, उनके सेल स्ट्रक्चर को देखकर। तो साइंटिस्ट ने डेवलप करा नया सिस्टम यूजिंग द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को देख कर उन्होंने उन्होंने वो क्लासीफाई करा ऑर्गेनिज्म को कि ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। जिसके पास न्यूक्लियस है उसको तो हम यूकैरियोटिक बोलेंगे, और जिसके पास नहीं है उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, ओके। उन्होंने फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा था कि ये यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, जो कि बाकी के साइंटिस्ट नहीं बता पाए, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया उन्होंने कि ऑटोट्रॉप है या फिर हीटोट्रॉप है। और इन्होंने रिप्रोडक्शन भी बताया, और रिवोल्यूशन रिलेशनशिप को देखकर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्लासीफाई करा। ये हमारा किस में आता है? विटाकर, आर एच विटाकर 5 किंगडम सिस्टम के अंदर आता है ये, ओके। तो हम देखते हैं आर एच विटाकर किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जो कि 1969 के अंदर प्रपोज हुआ था। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। ये किसने दिया था हमारे को? रॉबर्ट एच विटाकर, जो कि अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था। अब वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मोनीरा, मोनीरा जिसके अंदर बैक्टीरिया आएंगे सारे के सारे। प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले कैरलस लीनियस ने दिया था, एंड बाकी सारे जो वो बता नहीं पाए थे कि फंजाई को क्यों रखा प्लांटे के अंदर, बैक्टीरिया को क्यों रखा प्लांटे के अंदर। तो ये सब भाई इसलिए उन्होंने अलग अलग टाइप के ग्रुप बना लिए थे, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जब हम स्टडी कर रहे हो तो, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
आर.एच. विटाकर 1969। विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज़ करा था सेल टाइप को देखकर, बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखकर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखकर, रिप्रोडक्शन को देखकर उन्होंने अच्छे से क्लासीफाई करा था ऑर्गेनिजम्स को। आप इस किंगडम के फीचर्स क्या कहते हैं? आप देखो मोनेरा के अंदर ना अच्छे से प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट जितने भी हैं वो सब आ सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, बाकी कोई नहीं है प्रोकैरियोट, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। अगर तुम उस टेबल में देखोगे एनसीईआरटी के तो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट हमारा बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है उसके अंदर। और सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब के सब प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। ओके। और थर्ड है हमारा फंजाई, जो कि हीटरोट्रॉपिक है, मतलब ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। और जो हमारा प्लांट है ये वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा और ये ऑटोट्रॉपिक होगा। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, इनके पास सेल वॉल नहीं होगी एंड हीटरोट्रॉपिक होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये याद करना आपके लिए मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, 5 इंडियन क्लासिफिकेशन देखा, जैसे कि हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को। अब हम आगे की आने वाली वीडियो में हम जानेंगे किंगडम मोनेरा क्या होता है। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ और मुझे कमेंट करके बता देना यार, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट करा है पढ़ाना, तो इसलिए मेरे को अभी इतना अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर तुम लोग मेरे को सपोर्ट करोगे और तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो आई थिंक मैं तुम सबको अच्छे से जवाब दे पाऊंगी और मुझे समझ आ पाएगा कि तुम लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू सो मच।